Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 3rd an empire across 3 continents. Today's our topic is economic expansion. हम इससे पहले क्या है रोमन एम्पायर के बारे में, वहाँ की जेंडर की सिचुएशन के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन का है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो कैसा था, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर डेवलप हुआ था। तो उसके अंदर जो ट्रेडर्स की चीज़ें थी, क्या क्या था, या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर डेवलप हुआ, उन चीज़ों के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, वहाँ पर हार्बर्स है, माइंस है, क्वीर्स है, ब्रिक यार्ड्स है, ऑयली, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन सब के होने के कारण वहाँ का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मजबूत था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर अगर हम मेन ट्रेड की बात करें तो मेनली 3 चीज़ों का जिक्र आता है। एक तो ओलिव ऑयल, जैतून का जो तेल होता है, ओलिव ऑयल्स, व्हीट, और थर्ड जो है वाइन, वो भी क्या है ग्रेप्स की वाइन जो होती थी उसका। तो इन 3 को क्या ट्रेड्स में मेन माना जाता है। ये तीनों ही चीज़ें क्या है, मेनली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम था वो मेनली फ्रांस के साथ है, साउथ कोरिया इसके साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ है, इटली के साथ है, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेनली इस टॉपिक में हम जिक्र करेंगे कि ओलिव ऑयल वहाँ पर मतलब ट्रेडर्स का काफ़ी मेन पार्ट माना गया है। इसके अलावा जो वाइन्स होती थी, जो ग्रेप्स की वाइन है, उसका भी क्या है काफ़ी ट्रेड्स अच्छा माना जाता है। तो इस तरह की जो भी लिक्विड थिंग्स होती थी, जिस तरह की जो भी होती थी, उनको कंटेनर के अंदर सप्लाई किया जाता था, यानी कंटेनर में डाल करके दूसरी जगह भेजा जाता है। इन कंटेनर को वहाँ पर एम्फोरा कहा जाता था। ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एम्फोरा क्या होता है? जो कंटेनर से जिनके अंदर लिक्विड का यूज किया जाता था वो क्या कहलाता था? एम्फोरा कहलाता था। तो ये एम्फोरास जो है, यानी कि ये जो कंटेनर है जो मिट्टी के बने होते थे उस टाइम, इनके अंदर कहा जाता है कि जो मेडिटेरेनियन सी की जो वहाँ की मिट्टी थी उसका यूज किया हुआ मिलता है। तो मोंटे टेस्टियो एक जगह का नाम है, वहाँ पर जब सर्वे किया गया तो वहाँ पर हमें 5 करोड़ के आसपास इस तरह के टूटे हुए वेजल्स मिले हैं। तो इससे कंफर्म होता है कि इनका काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो मेन ट्रेड क्या है, इन्हीं का होता था, एम्फोरा का। अब ओलिव ऑयल की बात करें तो मेन आपके ओलिव ऑयल का दे रखे कि ओलिव ऑयल क्या है काफ़ी। अब ये ओलिव ऑयल से पहले क्या है, कंटेनर्स के बारे में बताया गया कि ये कंटेनर्स वैसे ही नहीं बताए कि इस तरह के कंटेनर होते, नहीं, वहाँ पर क्या है आज भी सर्वे किया गया तो काफ़ी बड़ी मात्रा में कंटेनर मिलते हैं। और उन कंटेनर को जोड़ के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने क्या है इनके ऊपर सर्वे वगैरह किया है, उन्होंने इन कंटेनर्स को जोड़ करके उसका मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है कि इस तरह के कंटेनर्स क्या होते थे, यूज किए जाते थे। फिर उनके ऊपर रिसर्च की गई, उनकी रिसर्च से पता चला कि ये कब बनाए गए थे, या इनके अंदर जो मिट्टी वगैरह यूज की जाती है वो कहाँ की है, यानी किस एरिया की है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। और इसमें बताया गया कि ओलिव ऑयल क्या है 140 से लेकर के 60 के बीच में अपनी पीक पे ऊपर था, यानी इसका ट्रेड सबसे ज़्यादा किया जाता था। और इन कंटेनर में सबसे ज़्यादा क्या है, इसी का यूज ओलिव ऑयल के लिए, वैसे ये वाइन्स के लिए भी थे लेकिन ओलिव ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा है। तो इसमें स्पेनिश का जिक्र किया गया है कि ये जो मेडिटेरेनियन के पास में जो एरिया था, जो स्पेन का एरिया, वहाँ पर क्या है इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। और स्पेन के अंदर इनको ड्रेजल 20 का नाम दिया गया, किसको, इन्हीं कंटेनर को, जो एम्फोरा का है ना, इन्हीं कंटेनर को ड्रेजल 20 का नाम दिया। किसके नाम के ऊपर? वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हेनरिक ड्रेजल, उन्हीं के नाम पर इनको ड्रेजल 20 बोल दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर मिलते हैं। इनके जो टुकड़े वगैरह है, ये कह सकते हैं कि पीसीज ऑफ द कंटेनर्स हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर मिलते हैं, जिनको सर्वे करने से इस एरिया का क्या है पता चलता है कि उस एरिया के अंदर ये चीज़ें कैसी थी, ओलिव ऑयल वगैरह का व्यापार कैसे था। अब ये ओलिव ऑयल का ट्रेड है वो यहीं तक खत्म नहीं होता, ये भी क्या है ट्रेड भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहा। अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं, एक शॉप है जिसके ऊपर आप सामान लेने के लिए जाते हो, ठीक है, आसपास के एरिया के सभी लोग उसके पास आते हैं, उसके पास कभी ना कभी कोई दूसरी शॉप और इसी तरह का कोई स्टोर ओपन हो जाता है, कोई दूसरा वहाँ पर ओपन कर लेता है, तो वो आपको फैसिलिटी उससे बेटर प्रोवाइड करेगा तभी आप उसके पास जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो इस तरह से क्या है आप दूसरे के पास धीरे धीरे क्या है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले वाले से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह तीसरा आ जाता है, वो उन दोनों से ज़्यादा फैसिलिटी करता है तो लोग उनके पास जाने लग जाते हैं। तो यही सिचुएशन ओलिव ऑयल के बारे में भी है। ओलिव ऑयल के बारे में सबसे पहले इटली का है कि इटली से यहाँ का ट्रेड स्टार्ट होता है, लेकिन स्पेन के लोगों ने यानी स्पेनिश जो है इन्होंने धीरे धीरे क्या है पूरा का पूरा ट्रेड जो इटली का है वो छीन लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है इनकी बजाय यानी जो इटली प्रोवाइड कर रहा था
जो ओलिव ऑयल का प्रोडक्ट है या सप्लाई है या उनकी कॉस्ट है, कुछ ना कुछ तो उसने कम दिया होगा, पूरा का पूरा अधिकार अपने ऊपर ले लिया। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड है। अब ये स्पेनिश के बहुत कहा जाता है कि 3rd और 4th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीका इसका मेन सेंटर बन गया, यानी वहाँ से लोग ज़्यादा ट्रेड करने लगे ओलिव ऑयल के बारे में। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या है, चेंज होती रहती है। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका का भी है। ये बताया जाता है कि इसके बाद जो साउथ एशिया का माइनर का एरिया है, माइनर एरिया 5th और 6th सेंचुरी के अंदर, जिसके अंदर तुर्की है, सीरिया है, फिलीपींस है। फिलीपींस जो आज का इजराइल और फिलीपींस है, वो पहले एक ही होता था, पूरा फिलीपींस था। तो वो क्या है, साउथ एशिया माइनर का जो एरिया है, ये भी क्या है, धीरे धीरे इनके अंदर यह क्या है, चेंज होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 5th और 6th सेंचुरी की जब रोमन एम्पायर का क्या है, डिक्लाइन हो चुका था, पतन होने की कगार के ऊपर था, तब क्या है, ओलिव ऑयल का ट्रेड्स इस एरिया से क्या है, ज़्यादा किया जाने लगा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी डेवलप एरिया थे। अब यही नहीं, कुछ एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे हैं। कुछ एरिया ऐसे थे जैसे कि गोल का एरिया है, जिसको आजकल फ्रांस कहा जाता है, वो काफ़ी मतलब कि फर्टिलाइजर थे, वहाँ की लैंड वगैरह काफ़ी फर्टिलाइजर थी, वहाँ पर वीट वगैरह काफ़ी अच्छी होती थी। कुछ ओलिव के लिए फेमस है, कुछ वाइन के लिए फेमस है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल आप कर सकते हो उनमें से। तो फर्टिलाइजिंग एरिया या डेवलपिंग एरिया के लिए काफ़ी फेमस थे। लेकिन हम यही नहीं, कुछ एरिया रोमन एम्पायर के अंदर ऐसा भी था जो डेवलप नहीं था, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जिसके अंदर मेनली क्या है, विलेजेस बसे हुए थे बाहर की साइड, और वो उस एरिया के अंदर ज़्यादातर हर्डर्स रहते थे, या जिसको हम गडरिया बोल देते हो, जो अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए क्या है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन। यानी सीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है, कभी माउंटेन्स एरिया में, कभी लैंड एरिया के अंदर, इस तरह से। तो वो एरिया उनके अंदर बसता था, वो काफ़ी लोग उन्हीं के अंदर रहते थे, जिसके कारण वो एरिया ज़्यादा डेवलप भी नहीं माना गया। तो इस तरह के गाँव को क्या है, कैस्टेला कहा गया। जो ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इस तरह के विलेजेस को कैस्टेला कहा गया था। ये वो एरिया था जहाँ पर रोमन एम्पायर क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं था। बाकी का एरिया कुछ डेवलप था। तो दोनों चीज़ें हम ये नहीं कहेंगे पूरा पूरा डेवलप था। तो यहाँ पर नेगेटिविटी भी बताई गई है। यहाँ पर केल्टिक लैंग्वेज यूज की जाती थी, और इसलिए क्या है, ये जो एरिया है कैस्टेला का एरिया, यहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड वगैरह भी नहीं थे, लिटरेसी वगैरह भी यहाँ पर नहीं थी, ट्रेड वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी कम किया जाता। मेनली जो एनिमल्स वगैरह उनको ही पालने का काम किया जाता था। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के पढ़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि रोमन एम्पायर रियल के अंदर डेवलप था ही नहीं, या रोमन एम्पायर एक तरह से ये कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर चल रहा था, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं है। वहाँ की अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो सबसे फेमस जो हुई है वो क्या है, हाइड्रल पावर है, यानी जिसको वाटर पावर भी कह सकते हैं। मेडिटेरियन सी के पास हाइड्रल पावर का काफ़ी यूज़ किया जाता था। वहाँ पर जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनकी माइंस को खोदने वगैरह के लिए हाइड्रल पावर का इतनी बढ़िया तरीके से यूज किया गया था कि अगर हम आज के कंपेयर भी करें, आज से भी, यानी इस मॉडर्न एज से भी कंपेयर करें, तो उस सिचुएशन तक हम अब भी नहीं पहुंच पाए हैं जिस तरह का यूज हाइड्रल पावर का वहां पर उस टाइम किया जाता था। तो ये कहने का मतलब है कि मेडिटेरियन सी के पास, यानी सी के पास ही करेंगे हाइड्रल पावर, जहां वाटर होगा, तो वहां पर इस पावर का काफ़ी बड़े अच्छे ढंग से यूज किया जाता था। वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, किसके मामले में, हाइड्रल पावर के मामले में। दूसरा यही नहीं था, अगर वहाँ का कॉमर्शियल या हम बैंकिंग सिस्टम देखें, वो भी काफ़ी बेटर माना जाता है। वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें क्या इन्वॉल्व की गई थी, हम जिसको क्या है आज तक सीखते आ रहे हैं, वो रोमन एम्पायर के अंदर उस टाइम क्या है बैंकिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यानी वहाँ पर जो लेन देन वगैरह ये सारी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम जो होता था बिल्कुल एक सिस्टेमेटिक तरीके से क्या है चलाया जाता था। तो ये उसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन है कंप्लीट, जिसके अंदर क्या बताया हुआ है आप कि वहाँ पर मेन चीज़ें क्या होती थी, क्या क्या है मतलब। दूसरा क्या, ट्रेड किसका किया जाता था, जो ट्रेड्स है कंटेनर के बारे में कुछ है, ट्रेड्स है किस तरह से डेवलप हुआ, वो किस तरह से पास होता गया, इटली, इटली से स्पेन, स्पेन से नॉर्थ अफ्रीका, ये सारे पार्ट रोमन एम्पायर के ही हैं। ईस्ट को काट दीजिए, सिर्फ यहाँ से काटो तो ये सारे पार्ट किसके हैं, इटली, स्पेनिश, नॉर्थ अफ्रीका, फिर साउथ एशिया का जो माइनर पार्ट है, तुर्की, सीरिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे रोमन एम्पायर यहाँ पर डेवलप हुआ था। फिर उसका क्या है, वो कास्टल एरिया जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, जिनको कैस्टिला विलेज भी कहा जाता था, उसके बारे में। फिर इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर डेवलप थी। तो मेन जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रल पावर के बारे में। और नेक्स्ट है उनका बैंकिंग सिस्टम कैसा था, तो बैंकिंग सिस्टम भी काफ़ी बेटर था। तो ये उनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी, और ये आज का आपका टॉपिक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।